नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में चर्चा की थी विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। वहीं से आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक में जुड़िए और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था, याद करिए, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ कोंगो या जायरे, नील नदी, नाइजर, ज़ैम्बेजे और लिम्पोपो नदी तक हमने पढ़ा था, याद करिए। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे और चर्चा करते हैं अन्य नदियों के बारे में। अमेजन नदी, मरेवर डार्लिंग, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, यूकॉन, कोलोराडो, सेंट लॉरेंस, कोलंबिया नदी, ये सारी 24 तक जितनी भी नदियाँ, 24 तक ये नदियाँ हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ, जिनमें से एक नदी इधर है, नाम कहलाती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी अमेजन। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया देश की नदी है। तो चर्चा करते हैं वहीं से आगे हम लोग। तो टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। पिछले बार हमने पढ़ा था यह नदी के बारे में चर्चा की थी, नील नदी के बारे में। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, श्वेत नील नदी का, नीली नील नदी का होता है टाना झील से, मिल जाती है सूडान देश के खार्तूम स्थान पर, उत्तरी सूडान के, और जाती है मिस्र देश में आसवान बांध, नासिर झील और कायरा नगर किनारे पर स्थित है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। टेस्ट उम्मीद करता हूं सबने दिया होगा बढ़िया से। कल क्लास क्या थी? कल क्लास मैंने आपको चर्चा की थी, लेकिन फिर क्लास नहीं रख पाए, टेस्ट की चर्चा थी, टेस्ट करवा दिया गया था, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी। टेस्ट दिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया मार्क्स लेके आइए, अच्छे नंबर आए, बहुत बढ़िया बात है। 23 मार्क्स आए, किसी के 16, किसी के 25, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, लेकिन वादा किया था नहीं दे पाए, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, उसके बाद में टेस्ट का ही प्रोग्राम रखा था, तो कोई बात नहीं, आज हम चर्चा कर देंगे उसके बारे में। 23 मार्क्स है, बहुत बढ़िया। तो ये नदी का नाम कहलाता है नील नदी के नाम से जानी जाती है। हमने पढ़ा था विश्व की सबसे लंबी नदी, 6690 किलोमीटर लंबाई। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 2 मिनट जो पिछला हमने पढ़ा था। 20 मार्क्स आए किसी, बहुत अच्छा। यह हमने उस दिन नदी पढ़ी थी लिम्पोपो नदी। क्रोकोडाइल और मरीको दो नदियों के आपस से मिलने से बनती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक 4 देशों से बहती है और हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है अर्थात लिम्पोपो नदी के नाम से। 17 मार्क्स, 20 मार्क्स, 24, 19, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, तभी अच्छे से आप लोग कर पा रहे हैं। देखिए, पिछले टॉपिक के भी क्वेश्चन हुए थे। 22 यहाँ पर बहुत उदास हो, कोई दिक्कत नहीं, 22 तो बहुत बढ़िया है। टॉप नहीं करना भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे हमें लेवल में सुधार करना है। और अगले बार जो 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हुए, उनमें कौन से गलत हुए उनको चेक करना है, और चेक करने के बाद में वापस से उसमें सुधार करना, ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी। क्रोकोडाइल और मरीको नदियों के मिलने से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक 4 देशों से बहती है, हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी के नाम से। तो रिप्लाई मैं करता रहूंगा, वैसे आपके कमेंट वगैरह देखता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट उधर देखूंगा तो फिर इधर कौन पढ़ाएगा बताइए। ये भी मुझे साथ साथ बैलेंस बिठाकर चलना है, तो ज़रा यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पर हमने नदी पढ़ी थी पिछले बार, याद करिए, ज़ैम्बेजे नदी के बारे में। जाम्बिया, अंगोला, उसके बाद में पुनः जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, और इधर की ओर आता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, चारों की सीमा बनाती है। और इसके ऊपर एक खास बात है जो याद रखने लायक बात है, जाम्बिया व जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध का निर्माण है। 23 मार्क्स आए, 2 गलत हुए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बिना पढ़ाए हुए भी सवाल आए थे, मैंने कहा 2-1 सवाल तो ऐसे दूंगा मैं आपको जो बिना पढ़ाए हुए भी हैं, लेकिन जो पिछले से अक्षांश देशांतर वगैरह टॉपिक और वो मैं कई सारे पढ़ा चुका हूं, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपको दिए थे। कोई बात नहीं, आप तो नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी वीडियो सॉल्यूशन सुनिएगा, अपलोड कर दिया जाएगा उसके ऊपर, उससे आप आंसर का पता लगा पाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आंसर डिटेल से मैंने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये नदी का नाम कहलाता है ज़ैम्बेजे नदी के नाम से। ज़ैम्बेजे नदी पर एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध है, ये 2 यहाँ पर मैंने आपको लिखा है।
वोल्गा नदी आरएस एग्जाम में आप में से किसी ने पूछा है, आरएस एग्जाम में वोल्गा नदी को बाल्टिक सागर माना गया है। आरएस एग्जाम में मानने या नहीं मानने या किसी के मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सबसे सही होना चाहिए वो गिरती रियल कहाँ पर है, चित्र के रूप में, साक्ष्य के रूप में। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताई थी, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कौन से आरएस के एग्जाम में आया, जरा मुझे वापस से एक बार आप बताना कमेंट करके। तो कई बार ऐसा होता है आप कहीं गलत पढ़ लिया होता है, गलत प्रिंट हो गया होगा कहीं, लेकिन जो बातें बताई वो एकदम सही है। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, कई जने कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, बहुत उम्मीद करता हूँ सबको आ रहा होगा कॉन्फिडेंस। बढ़िया से अच्छे से टेस्ट दीजिए, बढ़िया मार्क्स लेके आइए, यही मेरी उम्मीद है। तो हमारा कल वाला पिछला जो रिवाइज भी कर लिया, और अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक के ऊपर, हमारे जो हमने पढ़ा था पिछला टॉपिक, नदियों के बारे में। तो अब जल्दी से मैं नदियां ले आता हूं जो अगली हमारी चर्चा करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम अगली नदी है, नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से। 17वें नंबर पर है अमेजन नदी। बहुत बढ़िया, 25 मार्क्स आए, बहुत अच्छी बात। तो टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे। अब मैं दूसरे तथ्यों पर चर्चा न करते सीधे टॉपिक पे आता हूँ, अमेजन नदी के बारे में। महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वर्ल्ड मैप में मालूम होगा कहां पर है, नहीं है तो पुनः एक बार जल्दी से देखिए। ये महाद्वीप का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसी का चित्र आपके सामने बड़ा कर रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मैं आपको दर्शा रहा हूं, नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में चित्र बता रहा हूं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। वैसे तो अमेजन नदी अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियों से मिलकर बनी है, उसमें 1100 लगभग नदियां आ जाती है, सहायक नदियां। तो अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती है और उससे उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी। तो कुछ शाखा इधर की ओर से आती है, कुछ इधर से आती है इक्वेडोर देश से, अनेक देशों से आती है, इस प्रकार से बहती है और बहने के बाद में चली जाती है भूमध्य सागर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और इधर ये जो महासागर है, इस महासागर का नाम कहलाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से होता है। अनेक शाखाओं के रूप में, मैंने तो 2 ही बनाई, ऐसी अनेक सारी शाखाएं, अनेक सारी शाखाओं के रूप में इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद यहाँ पर देश है इक्वेडोर देश और पेरू देश, ये 2 देश है, यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है अलग अलग मुख्य शाखाओं का। तो नाम कहलाता है इक्वेडोर और इधर देश का नाम है पेरू। देशों के नाम लिख रहा हूं मैं, देखिए ये देश कहलाता है इक्वेडोर, इक्वेडोर। ये देश का नाम कहलाता है पेरू देश। यहां पर ये देश है, देश का नाम कहलाता है कोलंबिया देश। कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू, इन 3 देशों से इन्हें अनेक सारी शाखाएं निकलती है, मुख्य रूप से इक्वेडोर और पेरू से 2 शाखाएं आकर मिल जाती है। और मिलने के बाद में यहाँ पर ये देश है, देश का नाम कहलाता है ब्राजील के नाम से जाना जाता है। ब्राजील देश में बहती है और ब्राजील देश में बहने के बाद में अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कही जाती है नील नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से। नदी का नाम कहलाएगा अमेजन नदी। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं अमेजन नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, और जल की मात्रा के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, क्योंकि 0 डिग्री के क्षेत्र से है नदी। 0 डिग्री यहां से बिल्कुल यहाँ मध्य से होकर प्रवाहित होती है। यहां पर है 0 डिग्री की रेखा, भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकटवर्ती क्षेत्र में, और भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में होने के कारण रोजाना शाम को 4 से 5 बजे बारिश होती है। रोजाना शाम को 4 से 5 बजे बारिश होती है, और बारिश होगी तो यहाँ पर जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जल की मात्रा बहुत अधिक होगी तो यहाँ पर जल की मात्रा 0 डिग्री पर अधिक है। और दूसरा एंडीज पर्वत से उद्गम हो रहा है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से। एक तो बर्फ पिघल कर नदी आ रही है और दूसरा बारिश खूब हो रही है। बारिश भी खूब है
और साथ ही साथ है वो रोजाना अर्थात क्या है, बारिश की मात्रा का जल, और दूसरा ऊंचे पर्वतीय भागों से बर्फ के पिघलने के कारण जल आ रहा है। दोनों जल आ रहा है तो यहाँ पर जल की मात्रा क्या ज्यादा होगी। इस कारण से विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कही जाती है, नदी का नाम है अर्थात अमेजन नदी के नाम से। तो अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी के नाम से जानी जाती है। तो नाम कहलाती है अमेजन नदी के नाम से। तो अच्छे से समझिएगा, देश राज्य में आपको कह रहा हूं, पुनः एक बार चर्चा कर दूंगा। आप कहेंगे तो वोल्गा नदी पर, वोल्गा नदी गिरती है काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, अराल सागर। चाहे 91 में आया हो चाहे कहीं हो, गलत छप गया होगा। अच्छे से चित्र देखना, मैप देखना, गूगल देखे, आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने और प्रूफ के साथ में भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ये कहलाता है अमेजन नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर बारिश खूब होती है। 0 डिग्री का क्षेत्रफल का रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा। तो घने वनों का विकास होगा। इन्हीं घने वनों के क्षेत्र को नाम देते हैं विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन। अमेजन नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र, और इसका हमने नाम दिया था, याद करिए, जैव विविधता वाले टॉपिक और अनेक सारे पढ़े थे। इसका नाम कहलाता है सेलवास। अमेजन नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र सेलवास से होकर प्रवाहित होती है। पहला तथ्य, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। जल बहाव का है, पानी की मात्रा सर्वाधिक वाली नदी। अनेक सारी छोटी बड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया और ब्राजील, पेरू इधर देश से, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील देशों से होकर प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। घने वनों का विकास होगा, नाम कहलाता है सेलवास के नाम से। इन्हीं घने वनों के क्षेत्र में एक विशाल आकार का जंतु पाया जाता है, नाम कहलाता है उसका एनाकोंडा। एनाकोंडा एक सांप की प्रजाति होती है, बड़े आकार की। तो एनाकोंडा सांप यहाँ पर निवास करते हैं, नाम कहलाता है अर्थात अमेजन नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। नदी है विश्व की सबसे प्रमुख नदी, बड़ी नदी कहें जल की मात्रा के दृष्टिकोण से, नाम कहलाती है। अमेजन वन कौन कौन से कंट्री में आता है? अमेजन वन देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दिशा में इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, ब्राजील, अनेक सारे इन देशों में फैला है, नाम कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन के नाम से। ज्यादातर इसका विस्तार है ब्राजील देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने चर्चा की। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हम इसका वर्णन लिख डालते हैं, अमेजन नदी। देखिए पॉइंट वाइज बातें लिखेंगे, अमेजन नदी। यह विश्व की सर्वाधिक यह विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र यह नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र सेलवास से होकर प्रवाहित होती है। विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र सेलवास से होकर प्रवाहित होती है। अमेजन नदी
एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होने के पश्चात अमेजन नदी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होने के पश्चात पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील देशों से बहने के बाद अटलांटिक महासागर में गिरती है। साथ साथ नोट करते चले जाना है, महत्वपूर्ण है यहां पर जो बातें लिखी। विश्ववित्तीय वर्षावन क्षेत्र सेलवास से विश्व की दूसरी सबसे क्या है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी के नाम से। सबसे ज्यादा जल की मात्रा अगर किसी नदी में, नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। दक्षिण अमेरिका कच्चा चिट्टा तो मैंने बनाना सिखाया था, याद करिए, जल्दी साथ साथ बनाइए और उसे नोटिस कर डालिए। अब गर्मी के दिनों में कई बार क्या होता है, तापमान ज्यादा हो जाता है, वृक्ष सूख जाते हैं, तो कई बार अमेजन नदी के क्षेत्रों में अर्थात जंगल में आग भी लग जाती है। दूसरा, मानव जो प्रजातियां वगैरह अनेक सारी यहाँ पर जो निवास करती है, कई बार क्या होता है, आग जलाते हैं और आग जलाने के बाद वापस जब उसका प्रयोग करने के बाद बुझाते नहीं है तो लंबे क्षेत्र में आग लग जाती है कई बार। तो अनेक सारे कारण होते हैं आग लगने के, मानवीय कारणों से आग लग जाती है कई बार, और कई बार ग्रीष्मकाल गर्मियों की अधिकता के कारण भी यहाँ पर कई बार आग लग जाती है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जलवायु वाली नदी, विश्ववित्तीय वर्षावन क्षेत्र सेलवास से प्रभावित होती है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है, बात महत्वपूर्ण है। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी और इसमें विशाल आकार के जंतु कौन से पाए जाते हैं, नाम कहलाता है एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। जल भराव कह दें, जल की मात्रा के कह दें, जल बहाव कह दें, एक ही बात है, ठीक है। अमेजन नदी के जंगल भी यही है, अमेजन नदी के निकटवर्ती जंगल अमेजन के जंगल कहलाते हैं बस। उत्तरी अटलांटिक नहीं है, 0 डिग्री के पास में गिरती है और 0 डिग्री पर गिरेगी तो उत्तरी व दक्षिणी अटलांटिक दोनों ही भाग शामिल होंगे। अगला इसी में है बिंदु, अमेजन नदी के निकटवर्ती विश्ववित्तीय वर्षावन में विशाल आकार के जंतु या सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। विशाल आकार का जंतु का या सांप के नाम कहलाता है एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। हाँ, हमने पढ़ा था जैव विविधता, टॉपिक भी पढ़ा था, याद करिए। जैव विविधता यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, अर्थात विश्व के फेफड़ों के उपनाम से जाना जाता है। इन वनों को नाम क्या दिया जाता है, विश्व के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी के निकटवर्ती विश्ववित्तीय वर्षावन भारी मात्रा में घने वनों का विकास है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो विश्व के फेफड़ों के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अमेजन नदी के निकटवर्ती विश्ववित्तीय वर्षावनों को अमेजन नदी के निकटवर्ती विश्ववित्तीय वर्षावन को विश्व के फेफड़े
के उपनाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। देखिए हम विषुवतीय वर्षावन के क्षेत्रों में बारिश की मात्रा ज़्यादा होगी तो जैव विविधता भी क्या होगी, जैव विविधता भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अमेजन नदी के निकटवर्ती विषुवतीय वर्षावन के आकार में यहाँ विशाल आकार के जंतु या सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। जंतु का नाम कहलाता है, बड़े आकार का जंतु होता है, नाम कहलाता है एनाकोंडा। और यहाँ पर अमेजन नदी के निकटवर्ती विषुवतीय वर्षावन बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, विश्व के फेफड़ों के नाम से। शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करते हैं तो नाम कहलाता है विश्व के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी सारी। यहाँ पर जो बातें लिखी मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण है सारी बातें। तो ये हमने चर्चा की थी, इससे रिलेटेड कई सारी बातें। यहीं पर देखिए इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम कहलाता है, इधर से एक आती है वेनेजुएला देश से, नदी का नाम कहलाता है ओरनिको नदी के नाम से जानी जाती है, ओरनिको नदी। यहीं पर देश है, देश का नाम कहलाता है वेनेजुएला देश, देश का नाम कहलाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश से एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है ओरनिको नदी। अमेजन नदी में आकर मिलती है ओरनिको नदी के नाम से। ये वेनेजुएला देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, नाम कहलाती है ओरनिको नदी के नाम से जाना जाता है। घासभूमि टॉपिक में इसके बाद में पढ़ाऊंगा, आएगा मेरा लेनोस घासभूमि, कैंपोस घासभूमि, इसी के पास में होगी, वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो अमेजन नदी की उत्तर दिशा में एक प्रमुख सहायक नदी है, नदी का नाम कहलाता है ओरनिको नदी। टेस्ट में से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा होगा। तो वेनेजुएला देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी ओरनिको नदी, वो अमेजन नदी की सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। तो ये सारी बातें रिलेटेड है। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। हो गया होगा। इस चित्र में ये पॉइंट भी डाल दीजिए, ओरनिको नदी चित्र बना दीजिए ऐसा, इसका भी ओरनिको नदी। अच्छे समझ में आ रहा है? बढ़िया से चित्र देखकर जो वर्णन किया बढ़िया समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताएं। हाँ, नदी का नाम कहलाता है ओरनिको नदी, वेनेजुएला देश से आती है, वेनेजुएला देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और नदी आकर मिल जाती है अमेजन नदी के अंतर्गत। अमेजन नदी की उत्तर दिशा से प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी ओरनिको नदी है, ओरनिको नदी है। यह नदी वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी है। इतनी बातें हमने नोट की, ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण होगी। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छे समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से चित्र हमने बनाया। विश्व के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? अमेजन नदी के निकटवर्ती विषुवतीय वर्षावन को सेलवास कहा जाता है, इन्हीं को विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। प्रमुख जंतु पाया जाता है एनाकोंडा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र से होकर बहती है, सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो नाम जाना जाता है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये सारी नदियों के बारे में हमने चर्चा की यहाँ पर। तो अब आते हैं यहाँ पर जो नदी है, नदी का नाम कहलाता है, अगली नदी देखे इतना समय लगा रहे हैं काफ़ी सारा। अब आगे देखते हैं मरे व डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया देश की नदी होगी मरे नदी व डार्लिंग नदी के बारे में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 18 नंबर पर जो है मरे व डार्लिंग नदी, इंपॉर्टेंट नदियां मैंने सारी इसकी बातें बता दी। बाकी तो अब जानो उतना ही कम। मैंने कहा 1100 नदियां हैं, इसमें अनेक सारी सहायक नदियां, सारों के नाम न सारी बातें याद तो नहीं कर सकते, लेकिन उद्गम से कौन सी है मैं आपको देख के बताऊंगा। इतना तो मुझे नहीं मालूम, इसमें मैं आपको चेक करके बताऊंगा कल।
अब आते हैं अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं, मर्रे व डार्लिंग नदी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलिया देश में यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर है, नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। अमेजन नदी की लंबाई कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ना आपको याद करना है ना उससे रिलेटेड कोई बात। क्यों? क्योंकि नील नदी के साथ में इसकी कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है अमेजन बड़ी है, कोई कहता है नील नदी बड़ी है, तो इसमें लंबाई को लेकर विवाद है। लंबाई मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, ना हमारे काम की ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, ये पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश के पूरी किनारे पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से जाना जाता है। 2 नदियां निकलती हैं यहाँ से, नदियों के नाम देखेगा। हाँ, यहाँ पर उससे पहले इन प्रांतों के नाम, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रांत, ये प्रांत कहलाता है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यह प्रांत कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड प्रांत, और यह प्रांत कहलाता है न्यू साउथ वेल्स के नाम से, न्यू साउथ वेल्स। यह प्रांत का नाम कहलाता है विक्टोरिया, और यह प्रांत का नाम कहलाता है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया देश में टोटल 7 प्रांत है, देखिए, पहला क्वींसलैंड, दूसरा न्यू साउथ वेल्स, तीसरा विक्टोरिया, चौथा तस्मानिया, 5वां उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, 6ठा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और 7वां कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। लंबी नदी नील नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है अमेजन। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश की नदी मर्रे व डार्लिंग नदियों के बारे में। मर्रे व डार्लिंग नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। 7 प्रांत बताए मैंने, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब यहां से इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है मर्रे नदी व डार्लिंग नदी, दोनों यहां से उद्गम होती है। यहां से एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है, ऐसे आती है, इस नदी का नाम कहलाता है मर्रे नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, न्यू साउथ वेल्स से उद्गम हुआ, उसके बाद जाती है विक्टोरिया और उसके बाद में जाती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। 3 प्रांतों से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। नदी का नाम कहलाती है मर्रे नदी के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम है मर्रे नदी, मर्रे नदी। मर्रे नदी मुख्य नदी, अब इसकी सहायक नदी का नाम कहलाता है डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। तो मर्रे नदी और उसके बाद कहलाती है डार्लिंग नदी। देखिए, एग्जाम में आपने बढ़िया से टेस्ट दीजिए, समझिए, यहाँ पर रैंक आ जाएगी आपकी। रैंक नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ने में ध्यान लगाइए और उन बातों को छोड़िए क्या रैंक आई और क्या नहीं है। तो मेरा बार बार निवेदन है, जो कमेंट कर रहे हैं तो आप इधर समझने का प्रयास करें, रैंक वैंक अभी आप छोड़िए, आप पढ़ने में मन लगाइए, वो बातें इंपॉर्टेंट है। अपने को ज़्यादा टाइप करना लिखना उसमें ध्यान न रखें, ये मेरा उनसे निवेदन है। सहायक नदी है, उसका नाम कहलाता है डार्लिंग नदी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से एक नदी निकलती है डार्लिंग नदी, ये इस प्रकार से आकर मिल जाती है मर्रे नदी में। यह नदी का मैं नाम लिख रहा हूं, नाम कहलाती है डार्लिंग नदी। मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी दोनों ही देखिए उद्गम हो रहा है न्यू साउथ वेल्स से, उसके बाद आती है विक्टोरिया और उसके बाद जाती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जाकर डार्लिंग नदी इसमें मिल जाती है मर्रे नदी में। नदी का नाम कहलाता है मर्रे व डार्लिंग नदियों के नाम से। डार्लिंग नदी किनारे ऑस्ट्रेलिया देश का एक नगर स्थित है, नगर का नाम कहलाता है सिडनी नगर, इसके किनारे पर स्थित है, सिडनी नगर। दिखने में चित्र में आपको ऐसा लगेगा पास है मर्रे से, लेकिन है डार्लिंग नदी से ही उद्गम है, मैं चेक कर चुका हूं बढ़िया से। तो सिडनी नगर है वो डार्लिंग नदी के किनारे पर स्थित है, प्रमुख एक नगर डार्लिंग नगर। मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य में एक घास भूमि है, इस घास भूमि का नाम कहलाता है
इस घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घास भूमि। कंप्लीट बातें समझिएगा, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाउन्स घास भूमि तो ऑस्ट्रेलिया देश के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से दो नदियों का उद्गम होता है, मरे नदी और डार्लिंग नदी। मरे नदी का उद्गम होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, न्यू साउथ वेल्स प्रांत से। न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद में आती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। सहायक नदी उत्तर दिशा में नाम कहलाती है डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी का उद्गम भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तीन प्रांतों में बहने के बाद इधर समुद्र में आकर गिर जाती है। समुद्र का नाम कहलाता है दक्षिणी महासागर के नाम से, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में जाकर नदियां गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मरे नदी व डार्लिंग नदी। दोनों इन दोनों में से मुख्य नदी का नाम कहलाता है मरे नदी, डार्लिंग नदी उसकी सहायक नदी है। दोनों के मध्य में एक घास भूमि है, घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घास भूमि। डाउन्स घास भूमि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम है। मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, घास भूमि याद करिए, पढ़ाया था मैंने आपको। यह घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घास भूमि के नाम से जानी जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां है। यहां पर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, प्रसिद्ध है मेरिनो भेड़ का पालन, और गेहूं का भी उत्पादन यहां पर किया जाता है। हाँ, न्यूजीलैंड में घास भूमि कैंटरबरी कहलाती है, ऑस्ट्रेलिया में कहलाती है डाउन्स घास भूमि के नाम से। तो ये कहलाती है डाउन्स घास भूमि के नाम से जानी जाती है। मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य में डार्लिंग नदी किनारे ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। ये सारी बातें इसमें नोटिस करनी है मरे व डार्लिंग नदियों के बारे में। तो चित्र बना लीजिए जल्दी से, चित्र जल्दी से नोट कर डालें। घास भूमियां हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, याद करिए। तो घास भूमियां टॉपिक हमने पढ़ा था कि उसी के अंदर पढ़ा था डाउन्स घास भूमि, मेरिनो भेड़ का पालन और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। जल्दी से यहां पर बना लीजिए। हाँ, स्पेंसर की खाड़ी भी कह सकते हैं वाला क्षेत्र, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर दक्षिणी महासागर याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे फिर आगे याद भी नहीं रहेगा कौन सा किधर है। तो मैं जो बताऊं उतना नाम याद करिए, एग्जाम में जो अक्सर पूछ लेते वही बातें आपको याद रखनी है। हाँ, वेल्ड घास भूमि में भी मेरिनो भेड़ का पालन होता है और डाउन्स घास भूमि में भी मैंने मेरिनो भेड़ का पालन लिखा है। देखिए दोनों में लिखाया है, अच्छे से याद करिए। मेरिनो भेड़ का पालन मैंने डाउन्स में भी लिखवाया था और वेल्ड घास भूमियों में भी लिखवाया था, और नहीं लिखवाया था तो आज और बता दे रहा हूं अच्छे से। वेल्ड में भी मेरिनो भेड़ का पालन होता है और डाउन्स घास भूमि में भी मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। दोनों में मेरिनो भेड़ का पालन है, डाउन्स और वेल्ड। वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया देश में। दोनों में मैंने मेरिनो भेड़ का पालन लिखवाया था। डार्लिंग नदी, मरे नदी, मध्य में घास भूमि नाम कहलाती है डाउन्स घास भूमि। मेरिनो भेड़ का पालन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, गेहूं का भी उत्पादन होता है यहाँ। और डार्लिंग नदी और मरे नदी दोनों का उद्गम होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से। दोनों बहती है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में और जाकर गिर जाती है दक्षिणी महासागर में। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें पुनः एक बार समझा चुका हूं, अच्छे से समझिएगा। 2-3 बार रिवाइज करता हूं मैं तो वैसे भी। तो अगला लिखते हैं मरे व डार्लिंग नदियां। इन दोनों नदियों का उद्गम ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में स्थित
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से होता है। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में पर्वत है, नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पर्वत से होता है। मरे व डार्लिंग दोनों नदियां न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। प्रांत में बहने के बाद दक्षिणी महासागर में जाकर गिर जाती है। नोट करते जाना है साथ साथ। मर्रे नदी प्रमुख, एवं डार्लिंग नदी सहायक नदी है। मर्रे नदी प्रमुख और डार्लिंग नदी इसकी सहायक नदी का नाम है। मर्रे व डार्लिंग नदी, मर्रे नदी इनमें मुख्य है, डार्लिंग नदी इसकी सहायक नदी है। हमने जल संधियां टॉपिक भी पढ़ा था, याद करिए, जिसमें पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में जल संधि, याद आ रहा है या नहीं? टॉरस जल संधि दक्षिणी भाग में कहलाती है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि के नाम से जानी जाती है। पढ़ा था हमने, याद करिए। तो जल संधियां टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट में अब कई सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। विश्व भूगोल में जल संधियां, घासभूमियां, मरुस्थल इत्यादि, मरुस्थल आगे पढ़ेंगे हम लोग। मर्रे नदी प्रमुख और डार्लिंग नदी सहायक नदी है। डार्लिंग नदी के किनारे, डार्लिंग नदी किनारे ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नगर है, वो डार्लिंग नदी किनारे पर स्थित है। मर्रे नदी प्रमुख और डार्लिंग सहायक नदी है, दक्षिणी महासागर में गिरती है। दोनों नदियां इन 3 राज्यों से गुजरती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने वाला स्थान है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पर्वत से इसका उद्गम होता है। दोनों नदियों का, मर्रे नदी व डार्लिंग नदियों के बारे में नोट कर लिया। यहां तक नगर का नाम कहलाता है, जो किनारे पर स्थित है, नगर का नाम कहलाता है सिडनी नगर। सिडनी नगर किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी इसमें अभी तक। और इन दोनों नदियों के मध्य की घासभूमि का नाम क्या कहलाएगा? इन दोनों के मध्य की घासभूमि का नाम कहलाता है, क्या नाम कहलाएगा? डाउन्स घासभूमि के नाम से। मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य की घासभूमि डाउन्स घासभूमि कहलाती है। डाउन्स घासभूमि कहलाती है। मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य की घासभूमि डाउन्स घासभूमि कहलाती है। ये हमने पढ़ा था। डाउन्स घासभूमि मेरिनो बेड का पालन और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं जहां पर मिलती है, तो केवल नाम याद रखिएगा, मर्रे व डार्लिंग नदियां। मर्रे नदी मुख्य, डार्लिंग नदी सहायक नदी का नाम है। डार्क पेन का यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, देखिए आप लोग कह रहे हैं तो व्हाइट और जो ब्लैक है उन्हीं में नजर आ रहा है बढ़िया। ग्रीन में यही कलर बढ़िया से नजर आते हैं, व्हाइट में और ब्लैक कलर में।
तो मरे और डार्लिंग नदियों के मध्य की घासभूमि डाउन्स घासभूमि के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी बातें हमने इसके अंतर्गत पढ़ी। नाम कहलाती है मरे नदी व डार्लिंग नदियों के नाम से। महत्वपूर्ण नदी यहां पर जाकर गिर जाती है दक्षिणी महासागर में। ठीक है, अब हमारी अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मिसिसिपी मिसौरी नदी। 19 से लगाकर अब जो भी नदियां चर्चा करूंगा 24 तक 24 तक जो हम चर्चा करेंगे। सर डाउन्स घासभूमि के बारे में लिखवा चुका हूं, मैं आपको जानकारी देता हूं। डाउन्स घासभूमि है शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मेरिनो बेड का पालन किया जाता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, याद करिए। तो देखिए, अगली 19 से लगाकर 24 तक जो नदियां बता रहा हूं वो सारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं। मिसिसिपी मिसौरी, रियो ग्रांडे, यूकॉन, कोलोराडो, सेंट लॉरेंस और कोलंबिया नदी, ये सारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में है। तो यहाँ पे अगली चर्चा करते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएगी। नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चित्र देखते हैं। देखिए, ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चित्र। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें यह देश कहलाता है कनाडा। देश का नाम कहलाता है कनाडा और यह देश कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए व कनाडा देश, यूएसए व कनाडा देशों में कुछ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें एक नदी आएगी मिसिसिपी मिसौरी नदी। याद करिए, मैंने आपको बताया था विश्व की सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी अमेजन नदी, विश्व की दूसरी सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी कोंगो या जायरे नदी। कोंगो या जायरे नदी और अमेजन नदी दोनों नदियां कहाँ बहती है? 0 डिग्री के क्षेत्र में, इसलिए उसमें जल की मात्रा क्या है? अधिक है। विश्व की तीसरी सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी है, उसका नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से, लेकिन ये भूमध्य रेखा के क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो अगली नदी का नाम है, नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से, मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पर इस चित्र को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश हमने नाम दिया था यूएसए देश। देखिए, इसको मैं जरा थोड़ा सा बड़ा करूंगा आपके सामने। देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए देश। इस प्रकार से यहां से एक नदी आती है इस प्रकार, और यहां जाकर समुद्र में गिर जाती है। इसकी एक इधर से सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम कहलाता है मिसौरी नदी के नाम से। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए, यह क्षेत्र कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि यही पड़ोस में देश है। देश का नाम कहलाता है मैक्सिको देश के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको देश, और यहां पर नदी है, इसका नाम कहलाता है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी, यह नदी का नाम कहलाएगा मिसिसिपी नदी के नाम से। मिसिसिपी नदी और सहायक नदी का नाम कहलाता है मिसौरी नदी के नाम से। मिसिसिपी मिसौरी नदी कंबाइंड नाम कहा जाता है पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी। यूएसए नहीं, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, उसका नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मैंने कच्चा चिट्टा इसमें तो आप अमेरिका का बना लीजिए, बस ये इतना सा ऐसे देश बना लें आप भी। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एक छोटा सा कच्चा चिट्टा बना के दर्शा रहा हूं यूएसए देश का। ऐसे बनाइए, देखिए यूएसए देश का ये वाली जो सीमा है, ऐसे बना ले। बस ये बन गया यूएसए देश का चित्र। और क्या, ये जो यहां पर बना है ऐसा, यहां पर भी ऐसा कच्चा चिट्टा आप भी बना लीजिए। नदी ये और ये लिख दीजिए इसको मैक्सिको की खाड़ी के नाम से, ऐसा बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां पर देखिए, ये देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्य नदी है मिसिसिपी, सहायक नदी का नाम मिसौरी नदी के नाम से। तो यहां पर नदी का नाम है मिसौरी नदी।
यहीं से एक पर्वतीय क्षेत्र है, यूएसए और कनाडा देश में एक पर्वत का विस्तार है। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से। पर्वत का नाम है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम कहलाती है मिसौरी नदी। सहायक नदी है, मुख्य नदी है, उसका नाम कहलाता है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का एक झील से उद्गम होता है। झील का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, यह झील कहलाती है इटास्का झील। इटास्का झील। जिस राज्य में, राज्य का नाम कहलाता है मिनीसोटा प्रांत। यूएसए देश का एक राज्य है, राज्य का नाम कहलाता है मिनीसोटा। मिनीसोटा प्रांत के अंतर्गत झील है, झील का नाम कहलाता है इटास्का झील के नाम से जानी जाती है। यहां से नदी का उद्गम होता है। यहां से नदी इस प्रकार से दक्षिण दिशा में बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मिसिसिपी व मिसौरी नदी जिस जगह पर आकर मिलती है वहां पर एक स्थान है, स्थान का नाम कहलाता है सेंट लुइस के नाम से जाना जाता है। जगह का नाम कहलाता है सेंट लुइस। सेंट लुइस स्थान पर मिसिसिपी मुख्य नदी में सहायक नदी मिसौरी नदी आकर मिल जाती है। जगह का नाम कहलाता है सेंट लुइस के नाम से जानी जाती है। और जहां समुद्र में जहां गिरती है वहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस नगर। अमेरिका में एक प्रांत है, प्रांत का नाम कहलाता है लुसियाना प्रांत। लुसियाना प्रांत। लुसियाना प्रांत के स्थान पर, लुसियाना प्रांत में नगर है न्यू ऑरलियंस नगर। उसके निकट आकर समुद्र में गिर जाती है। समुद्र का नाम कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी देखिएगा, इसकी एक खास बात है, ये नदी जब समुद्र में गिरती है तो ऐसे छोटी बड़ी 5 शाखाओं में जाकर क्या हो जाती है, बट जाती है। तो ऐसा लगेगा जैसे पक्षी का क्या हो, पंजा हो। यहां पर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा नाम कहलाता है बर्ड फुट डेल्टा। पक्षी के पंजे के आकार में जाकर, जैसे ऊपर ये पक्षी हुआ, रेड कलर में नदी जो दर्शाई और उसका पंजा हुआ, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है कहीं, बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करने के बाद न्यू ऑरलियंस नगर के निकट जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मुख्य नदी, मिसौरी इसकी सहायक नदी। मिसिसिपी नदी का उद्गम है मिनीसोटा प्रांत में इटास्का झील से, और मिसौरी नदी का उद्गम होता है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होता है। मिसौरी नदी इसमें जाकर मिलती है सेंट लुइस नगर पर, और अंततः मिसिसिपी नदी दक्षिण दिशा में जाकर न्यू ऑरलियंस नगर, लुसियाना प्रांत है, राज्य है, वहां पर जाकर समुद्र में गिर जाती है। समुद्र का नाम कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी। यूएसए देश की पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। यहां पर बात समझ में आ गई होगी। नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी, सहायक नदी का नाम है मिसौरी नदी। उद्गम होते दोनों के स्थान लिखे, रॉकीज पर्वत, इटास्का झील, संगम वाला स्थान सेंट लुइस, समुद्र में गिरने वाला स्थान न्यू ऑरलियंस नगर के नाम से। सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए देश। यूएसए देश की प्रमुख नदी है, नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। तो नोट कर डालिए इसको, मिसिसिपी मिसौरी नदी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, चित्र बना लीजिए। चित्र महत्वपूर्ण है, बिना चित्र में ज्योग्राफी नहीं है। तो चित्र बना लिया, आगे फिर हम इसको लिख डालेंगे। हो गया नोट जल्दी से? काफी जूम करके लिखा दिया, इससे अब ज्यादा जूम करना मुश्किल है। मैंने बहुत सारा जूम करके आपको दिखा दिया, बड़ा करके चित्र दिखाया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, इस वाले देश का। केवल देश का नाम है यूएसए देश का। मैक्सिको की खाड़ी इधर देश का नाम कहलाता है, ये वाला देश कहलाता है मैक्सिको। देश का नाम है मैक्सिको। दुनिया भर में क्यों फेमस माना जाता है बताइए? कौन से खनिज के खनन के लिए महत्वपूर्ण है? मैक्सिको देश कौन से खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए।
चांदी के खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको, देश के नाम से जाना जाता है। चांदी खनन का महत्वपूर्ण स्थान है, देश का नाम है मैक्सिको देश। तो नोट कर डालते हैं मिसिसिपी, मिसौरी नदी। मिसिसिपी, मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की के सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम मिसिसिपी नदी का उद्गम यूएसए देश के मिनीसोटा प्रांत के मिनीसोटा प्रांत की इटास्का झील से होता है। यहां से दक्षिण दिशा में बहती हुई लुसियाना प्रांत के दक्षिण दिशा में बहती हुई लुसियाना प्रांत के न्यू ऑरलियंस नगर के निकट जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। न्यू ऑरलियंस नगर के निकट जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम क्या कहलाता है? सहायक नदी का नाम कहलाता है मिसौरी नदी के नाम से, जो आकर मिलती है सेंट लुइस नगर के निकट आकर मिल जाती है मिसिसिपी नदी में। मिसौरी नदी का उद्गम साथ साथ नोट करते जाना है, महत्वपूर्ण है। तो बात समझ में आ रही है नहीं बताइए? जो चित्र बनाया था मैंने आपके सामने, कुछ बातें यहां पर नोट करिए। चित्र हमने बनाया था, देखिए यहां पर मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, मिसौरी नदी इसमें आकर मिलेगी सेंट लुइस नगर पर। उद्गम होगा रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से। मिसौरी नदी का उद्गम रॉकीज पर्वत से और आकर मिल जाती है यहां पर सेंट लुइस नगर पर आकर मिलती है। मिसौरी नदी का उद्गम यूएसए देश में रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से होता है।
यहां से पूर्व दिशा में बहती हुई सेंट लुइस नगर के निकट, सेंट लुइस नगर के निकट, नोट कर लीजिए जल्दी। मिसौरी नदी का उद्गम यूएसए देश में रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से होता है। यहां से पूर्व दिशा में बहते हुए सेंट लुइस नगर के निकट आकर, हाँ, जुड़वा बहनों की तरह ये दो मुख्य नदियां एक साथ ही पढ़ी जाती है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी रॉकीज पर्वत से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख पर्वत है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। पर्वत टॉपिक हमने पढ़ा था, याद करिए। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, जल्दी से बताओ मुझे जरा। रॉकीज पर्वत की प्रमुख पर्वत चोटी, रॉकीज पर्वत की प्रमुख पर्वत चोटी हमने लिखा था, याद करिए, माउंट देनाली के नाम से पढ़ा था हमने, याद करिए। दो ज्वालामुखी पढ़े थे, कौन से ज्वालामुखी का नाम पढ़ा था, शास्ता व रेंडियर ज्वालामुखी के नाम से पढ़ा था हमने, शास्ता व रेंडियर ज्वालामुखी। पूर्व दिशा में बहते हुए सेंट लुइस नगर के निकट आकर मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। मिसिसिपी नदी मिल जाती है, नदी का नाम कहलाती है मिसौरी नदी के नाम से। दो ज्वालामुखी पढ़े थे, शास्ता व रेंडियर ज्वालामुखी, याद करिए, बहुत बढ़िया। शास्ता व रेंडियर ज्वालामुखी, दो ज्वालामुखियों के बारे में हमने यहीं पर चर्चा की थी रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में। रॉकीज पर्वत का निर्माण कौन कौन सी प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है, या अपसारी गति से हुआ है? अभिसारी गति से हुआ था रॉकीज पर्वत का निर्माण, याद करिए। उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से पर्वत का निर्माण हुआ था। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, इसको बहुत ही फेमस नाम है, ये अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बर्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, या पक्षी के पंजे के आकार का, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्ड फुट डेल्टा। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है, याद करिए हमने, कन्वर्जन प्लेट जिसे कहते हैं, अभिसारी कहते हैं कन्वर्जन। तो दो प्लेटें आपस से मिली, समुद्र के भाग अंदर से आपस से मिले प्लेटें, यो हमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, बहुत सही कहा। यूएसए प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वत का नाम कहलाता है अर्थात रॉकीज पर्वत के नाम से। यहीं से गर्म पवनें भी प्रवाहित होती है, याद करिए, चिनूक गर्म पवनों के नाम से प्रेरित घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है। यहां तक लिख डाला। बर्डवुड डेल्टा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहां हमने कुछ बिंदु नोट किए मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। इस नदी में सारी बातें भूल जाए चलेगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना है, सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी। और दूसरा बिंदु याद रखना है, नाम कहलाता है उसका कहलाएगा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा। और दूसरा सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ये दो बातें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, उद्गम वगैरह याद ना भी रहे चल जाएगा। हाँ, और गर्म पवने कौन सी बहती है यहां से, रॉकीज पर्वत से हमने पढ़ा था चिनूक गर्म पवने। अब कुछ बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, इतनी सारी बातें हमने पढ़ी थी पहले, याद करिए। स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है चिनूक को, बहुत सही कहा, स्नो ईटर कहलाता है। चिनूक पवनों का नाम दिया जाता है स्नो ईटर। इन्हीं रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है मिसौरी नदी। पवनों का नाम कहता है स्नो ईटर कहलाता है, पवनों का नाम है चिनूक गर्म पवनों के नाम से जानी जाती है।
जो मुझे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बढ़िया समझ में आ रहा होगा क्या बातें हमने पढ़ी थी पहले, घासभूमियों में, पर्वतों में इत्यादि अनेक सारी, और 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, तो समझ लीजिए बहुत सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। और प्रेरित घासभूमि में किसका उत्पादन किया जाता है, बताएं मुझे जरा, कौन सी फसल मुख्य है? प्रेरित घासभूमि में कौन सी फसल मुख्य है? वहां की मुख्य फसल का नाम बताएं जरा। उन गर्म अर्थात फसल का नाम कहलाता है गेहूं का उत्पादन किया जाता है भारी मात्रा में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर नदी के बारे में पढ़ा, मिसिसिपी मिसौरी नदी, सेंट लुइस नगर पर संगम दोनों का, नदी गिरती है न्यू ऑरलियंस के निकट। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का लेक, मिसौरी नदी का उद्गम रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से। तो ये सारी बातें हमने पढ़े, ये सारी बातें हमने इसमें महत्वपूर्ण रूप से पढ़ी। नदियों के बारे में कुछ जानकारी ली, 3-4 नदियां आज कवर की है। देखिए आराम से पढ़ाऊंगा, धैर्य से, लेकिन बढ़िया से मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। तो हमने पढ़ा अमेजन नदी, मरे डार्लिंग नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, 2 नदियां हो गई एक तरीके से, मरे डार्लिंग 2, 4 और एक अमेजन 5। कल मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी नदियां यहाँ पर करवा दूंगा, छोटी है ज्यादा नहीं। फिर अगले दिन ये सारी नदियां कवर करेंगे। 2 दिन और लगेगा नदियां टॉपिक में, 2 दिन में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे आज। धन्यवाद।